नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा से। हम एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर में पेपर सेकंड इंडस्ट्री एंड सोसाइटी इन इंडिया में लेबर वेलफेयर का अध्ययन करेंगे। भारत में श्रम कल्याण किसी भी उद्योग या इंडस्ट्री में उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा से संबंधित होती है कि कोई भी उद्योग जिसकी जितनी ज़्यादा प्रतिष्ठा है वहाँ पर उतने ही ज़्यादा श्रम से संबंधित या श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं वहाँ पर की जाती हैं। इसलिए लोग जो हैं उन उद्योगों पर आकर्षित होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि श्रम कल्याण का जो अर्थ है वो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अर्थों में लगाया जाता है, क्योंकि देश काल परिस्थिति पर यह निर्भर करता है कि किस देश की स्थिति कैसी है, वहाँ का जो औद्योगिक विकास है वो कैसा है और वो किस प्रकार से श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। इसके लिए शाही आयोग ने एक अच्छा सा शब्द दिया है कि श्रम कल्याण क्या है, बहुत ही लचीला है। लचीला इसलिए है क्योंकि इसका जो अर्थ है वो एक देश में दूसरे देश की तुलना में उसकी विभिन्न जो सामाजिक नीतियां हैं, श्रमिकों की शिक्षा संबंधी प्रगति के अनुसार भिन्न भिन्न लगाया जाता है। वैसे ही राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 ने इसे प्रगतिशील बताया कि श्रम कल्याण क्या है कि प्रगतिशील है, जिसका अर्थ देश में समय समय पर यहाँ तक कि एक देश में उसका मूल्यांकन सामाजिक संस्थाओं, औद्योगिकरण की मात्रा व सामाजिक तथा आर्थिक विकास के स्तर से भिन्न भिन्न होता है। जिस देश में जैसी औद्योगिकरण की मात्रा होगी, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के स्तर होंगे, उसके आधार पर श्रम कल्याण के जो कार्य हैं वो वहाँ पर निर्धारित होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि श्रम कल्याण को एक निश्चित सीमा में बांधना असंभव तो नहीं ही, कठिन अवश्य है, क्योंकि यह क्या है, बहुत ही लचीला है। इसकी परिभाषा क्यू.ई.टी. कैली ने श्रम कल्याण से तात्पर्य किसी फर्म द्वारा श्रमिकों के व्यवहार और कार्य के लिए कुछ नियमों को अपनाया जाता है, उसको श्रम कल्याण कहते हैं, कहा गया। इसका मतलब क्या है कि फर्म द्वारा, जो भी फर्म होता है वो कुछ नियमों को अपनाता है जिसके माध्यम से श्रमिकों के व्यवहार और कार्य किए जाते हैं। वैसे ही सर एडवर्ड पेंटन ने श्रम कल्याण का अर्थ श्रमिकों को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली दशाओं से है, कहा है। वैसे ही हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने क्या परिभाषा दिया है। श्रम कल्याण से आशय ऐसी सेवाओं और सुविधाओं से समझना चाहिए जो कारखानों के अंदर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हो। इन्होंने भी जो है सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित कार्य को श्रम कल्याण कहा है। श्रम कल्याण की विशेषताएं। पहला, श्रम कल्याण उन सुविधा या सेवाओं से है जो मजदूरों का सर्वांगीण विकास करता है। दूसरा है जो सेवा योजक एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। और मुख्य बिंदु है कि मजदूरी के अतिरिक्त जो लाभ दिया जाता है उसको हम श्रम कल्याण की विशेषता में लेते हैं। वैसे ही उपरोक्त कार्य कहाँ होते हैं, या तो कारखाने के अंदर होंगे या फिर उसके बाहर में होंगे। श्रम कल्याण कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। प्रथम है कारखाने के अंदर, उसमें स्थान की दृष्टि से कारखाने के अंदर, और दूसरा है कारखाने के बाहर। कारखाने के अंदर किस प्रकार के कार्य होते हैं, वैज्ञानिक ढंग से भर्ती की जाती है, उसका प्रशिक्षण होता है। वैसे ही हम देखते हैं कि कारखाने के भीतर स्वच्छता, प्रकाश, वायु का प्रबंध हो, साथ ही साथ दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए जो कार्य किए जाते हैं,
कई बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वहाँ पर कैंटीन भी होती हैं, आराम करने के लिए विश्राम गृह होता है। इस प्रकार के कार्य जो है कारखाने के भीतर किया जाता है। वैसे ही कारखाने के बाहर हम देखते हैं कि पोषण युक्त भोजन, क्लब, मनोरंजन के जो साधन है, सिनेमा है, वाचनालय हैं, प्रौढ़ शिक्षा है, बालक शिक्षा है, स्त्रियों के लिए शिक्षा है, आराम गृह है, इस प्रकार के कार्य वहाँ पर कराए जाते हैं। या फिर और सवैतनिक अवकाश है, हॉस्पिटल्स हैं और उनके जो आवास हैं उसकी व्यवस्था की जाती है। दूसरा है प्रबंध की दृष्टि से कानूनी श्रम कल्याण। पहला है कानूनी श्रम कल्याण। क्या है कि कानून के माध्यम से जो कार्य किया जाता है, इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ कानून लाए जाते हैं कि इन कार्यों को जो उद्योग है उसको करना है। जैसे भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, उसके द्वारा जो है श्रम कल्याण के लिए कार्य किया गया कि जो लोग हैं उसके सुख सुविधाओं को देखते हुए कार्य के घंटे निर्धारित किए गए, छुट्टी कब दिए जाएंगे, प्रसूति अवकाश, इन सब चीज़ों पर कार्य किया गया। वैसे ही 1952 का खान अधिनियम, 1951 का बागान मजदूर अधिनियम और 1966 का बीड़ी सिगरेट अधिनियम। तो जो कानून के माध्यम से सरकार श्रम कल्याण के लिए कार्य करती है वो प्रबंध की दृष्टि से पहला कानूनी श्रम कल्याण के अंतर्गत आता है। दूसरा है ऐच्छिक श्रम कल्याण। ऐच्छिक श्रम कल्याण क्या होता है कि जो सेवा योजक हैं या फिर जो इंडस्ट्री के जो मालिक होते हैं वो अपने इच्छा से जो कार्य करते हैं, सेवा भावना के द्वारा कार्य करते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं गुजरात में किसी इंडस्ट्री ने अपने नौकरों को गाड़ी बांट दिया, आवास दे दिया। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो ऐच्छिक श्रम कल्याण के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही तीसरा है पारस्परिक श्रम कल्याण। पारस्परिक श्रम कल्याण क्या होता है कि इसमें उद्योगपति, श्रमिक संघ और जो अन्य दल हैं वो परस्पर मिल करके श्रम कल्याण संबंधी जो कार्य करते हैं या उसकी व्यवस्था करते हैं वो पारस्परिक श्रम कल्याण के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रदान करने वाले दल की दृष्टि से सेवा योजक द्वारा। सेवा योजक मतलब क्या हो गया कि जो उद्योगपति है वो क्या करता है कि मजदूरी के अतिरिक्त उसको और क्या लाभ देता है, उसको हम कहते हैं सेवा योजक द्वारा श्रम कल्याण में जो कार्य कर रहा है, उसकी आवास की व्यवस्था है, बाहर में जो उसके लिए हॉस्पिटल बनाए हैं या मनोरंजन गृह है, क्लब है, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वो सेवा योजक द्वारा किया जाता है। दूसरा है सरकार के द्वारा। तो सरकार जो है कुछ नियम बनाती है जो कि मज़दूरों के उन्नति के लिए कार्य करते हैं और ये इसको जो उद्योग है उसको पालन करना पड़ता है। तीसरा है मजदूर संघ द्वारा। मजदूर संघ द्वारा भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी कार्य हैं, चिकित्सा के लिए है कि उनके द्वारा जो है कुछ स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए जाते हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटे मोटे जो स्कूल हैं वो स्थापित किया जाता है। और इसी प्रकार से चौथा है समाज का अन्य संस्थाओं द्वारा जो कार्य है, जैसे अनेक जो धनी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं कि कुछ स्थान पर स्कूल खोल देते हैं, कॉलेज खोल देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं। तो ये सब कार्य श्रम कल्याण के अंतर्गत आता है। वैसे ही श्रम कल्याण का महत्व, पहला है औद्योगिक शांति। तो श्रम कल्याण के माध्यम से होता क्या है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है जिसके कारण वहाँ पर औद्योगिक शांति बनी रहती है और उस अनुकूल वातावरण में एक मधुर संबंध स्थापित होता है जिसके कारण उद्योग में शांति व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा है श्रमिकों का उत्तरदायित्व। जब उद्योग में शांति स्थापित हो जाती है और जो वातावरण है वो स्वास्थ्यप्रद होता है, मज़दूरों के अनुकूल होता है, तो उनको कार्य करने में भी रुचि होती है और उनमें उत्तरदायित्व की भावना जगती है।
वैसे ही कुशलता में भी वृद्धि होती है यदि हम उन्हें अच्छे से पौष्टिक पदार्थ दें, आराम की व्यवस्था दें, कार्य के घंटे निर्धारित करें तो कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। चौथा है कल्याण कार्य का सामाजिक महत्व। चूँकि बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो हम मज़दूरों के लिए तो करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से समाज के लिए भी वो कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम मनोरंजन गृह का स्थापना करते हैं जिसके कारण वो मज़दूर जो है किसी दूसरे जो व्यसन है उसमें वो लिप्त नहीं होता। उसे हम यदि पौष्टिक पदार्थ देते हैं, पौष्टिक भोजन देते हैं तो उसके कारण वो अन्य प्रकार के जो अपराध हैं उसमें लिप्त नहीं होता। तो ये सामाजिक महत्व भी प्रदान करता है। पांचवा है श्रमिकों में प्रवासी प्रवृत्ति, अनुपस्थिति एवं दुर्बल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। इसके कारण होता क्या है कि हम देखते हैं कि श्रमिक जो है एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में पलायन करता है, लेकिन कार्य करने की जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो यदि लोगों को आकर्षित करता है, मज़दूरों को आकर्षित करता है कि यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए लाभदायक है। मेडिकल फैसिलिटी है, आवास की व्यवस्था है, बहुत सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो उनको वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, स्कूल संबंधी, चिकित्सा संबंधी। तो जो श्रमिक हैं वो उस स्थान से पलायन नहीं करते और वहीं पर वो काम करना पसंद करते हैं। छठवा है सेवाओं का आकर्षक बनना। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं जैसे टाटा, बिरला, यहाँ पर लोग काम करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहाँ की जो सेवाएं हैं वो श्रम कल्याण के माध्यम से क्या हैं, मज़दूरों को आकर्षित करता है कि यहाँ बहुत सारे जो फैसिलिटी हैं वो मज़दूरों को प्राप्त होती है। इस कारण से श्रम कल्याण सेवाओं को भी आकर्षित करता है। श्रम संगठन को शक्तिशाली बनाता है। चूँकि पश्चिमी देशों में हमको देखने को मिलता है कि श्रम संगठन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भारत में श्रम संगठन थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन श्रम कल्याण के माध्यम से लोग उससे जुड़ रहे हैं और हमारा जो संगठन है, भारत में जो श्रमिकों का संगठन है वह भी संगठित होते जा रहा है। आठवां है श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए। चूँकि श्रम कल्याण के माध्यम से लोगों को जो है दूरस्थ शिक्षा, दूरगामी शिक्षा या खाली समय में उनको उनके जो कार्य हैं उनके प्रति जागरूक करने संबंधी जो कार्य है वो कराया जाता है। चूँकि हम देखते हैं कि जो मज़दूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं जानते, लेकिन इसके माध्यम से वो शिक्षित होते हैं। नौवां है राष्ट्रीय समृद्धि। राष्ट्रीय समृद्धि भी श्रम कल्याण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम यदि भारत आज़ाद हुआ है उस समय से अभी तक देखें तो राष्ट्र की समृद्धि में मज़दूरों का बहुत बड़ा हाथ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से हम देखें अभी तक जितने भी पंचवर्षीय योजना बने, उसके बाद समाप्त होने के बाद नीति आयोग के द्वारा जो कार्य किया गया, तो ये सब कार्य किसके द्वारा किए गए हैं? निचले स्तर पे ही हुआ है, मज़दूरों के द्वारा ही हुआ है। तो मज़दूरों के कल्याण होने पर वे अच्छे से कार्य करते हैं और इसके माध्यम से राष्ट्र का विकास होता है। नेक्स्ट है श्रम कल्याण औद्योगिक प्रशासन का अंग है। हम देखते हैं कि श्रम कल्याण आज के समय में एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रम कल्याण का आयोजन उद्योगपति अब अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए करता है, वह उसके लिए उत्तरदायित्व बन गया है। भारत में श्रम कल्याण के कार्य कौन कौन करता है? तो पहला है केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा है राज्य सरकार, फिर है सेवा योजक, फिर श्रमिक संघ, स्वायत्त शासन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। पहला है केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य। कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष। कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष 1947 में बना और
यह जो कोष बना, इसके माध्यम से एक आवास खाता और दूसरा एक सामान्य कल्याण खाता का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से उस पैसे का उपयोग चिकित्सकों के लिए चिकित्सकीय सुविधा, मनोरंजन, शिक्षा, शिशु सदन, आवास की व्यवस्था, इस प्रकार के कार्यों के लिए किया गया। दूसरा जो अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष है वह 1946 में, इससे जस्ट पहले 1946 में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष का निर्माण किया गया। हम देखते हैं कि अभ्रक के निर्यात के लिए एक एड वेलोरम टैक्स लगता है, जो कि 3.5% का शुल्क लगाया जाता था। इसका ही प्रयोग उन मज़दूरों के लिए किया जाता था जो कि वहाँ पर काम करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए मनोरंजन गृह, चिकित्सा सुविधा, प्रसूति, बाल कल्याण, छात्रवृत्ति, पुस्तकों आदि पर खर्च किया गया। वैसे ही तीसरा है कच्चा लोहा खान श्रमिक कल्याण। यह 1961 में लागू हुआ। इसमें भी डॉक्टरी जो देखभाल है, सेवा की व्यवस्था की गई, इमरजेंसी जो हॉस्पिटल है, चलित डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य सुविधा का प्रावधान रखा गया। वैसे ही हम देखते हैं कि मोटर परिवहन कर्मचारी, यह भी जो है 1961 का ही अधिनियम है, जिसमें परिवहन कर्मचारियों के लिए उसके कल्याण के लिए कार्य किए गए, जिसमें जलपान, विश्राम गृह, उनके वर्दी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में, कार्य के घंटे के संबंध में यह अधिनियम लाया गया। पांचवा हम देखते हैं कि बीड़ी सिगरेट श्रमिक अधिनियम। बीड़ी सिगरेट श्रमिक जो होते हैं उनके लिए यह अधिनियम लाया गया, उनके कल्याण के लिए, उनके लिए चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, मनोरंजन, आवास सुविधा का प्रावधान इसमें रखा गया। वैसे ही छठवां है कच्चा लोहा खान और मैग्नीज खान श्रमिक कल्याण। तो यह 1976 में दोनों में कच्चा लोहा और मैग्नीज खान का एक संयुक्त कोष का निर्माण किया गया, जिसका भी कार्य वैसा ही सेम है, आवास की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था। सातवां है बंदरगाह श्रमिक सुविधाएं। जैसे हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास, विशाखापट्टनम। तो इनमें जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनके कल्याणकारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, जिसमें उनके लिए आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की व्यवस्था, कुछ स्थानों पर तो उचित मूल्य की दुकान एवं सरकारी उपभोक्ता समिति भी बनाई गई, जिसके माध्यम से उनको जो सामान है वो पहुंचाया गया। वैसे ही हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, 8वां राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार है। यह 1948 में कारखाने, बंदरगाह में जो कार्य करने वाले जो मजदूर हैं उनके सुरक्षा के प्रबंध के लिए जो इंडस्ट्री कार्य करते हैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वैसे ही श्रमवीर पुरस्कार 1965 में खान, बगान, बंदरगाह में कार्यरत श्रमिकों के लिए था, कि इसमें जो श्रमिक अच्छे से कार्य करते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए यह पुरस्कार लागू किया गया। ठेका मजदूरी अधिनियम 1970, यह जो है 1971 में लागू हुआ, और जो वेतन की अदायगी है उसके लिए ये नियम बनाया गया। नेक्स्ट है श्रम कल्याण अधिकारी। इसमें जो भी इंडस्ट्री है जहाँ पर 500 से अधिक वर्कर हैं वहाँ पर श्रम कल्याण अधिकारी रखा जाएगा, जो कि उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा, योजना बनाएगा। वैसे ही राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार हेतु निम्न योजना है, जैसे साइकिल योजना, सिलाई मशीन प्रदान की जाती है, गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता, विवाह सहायता, प्रसूति सहायता। इसी प्रकार सफाई कर्मचारियों के लिए आवश्यक उपकरण, कौशल उन्नयन, बच्चे हेतु छात्रवृत्ति, विशेष कोचिंग, साइकिल सहायता, प्रसूति, विवाह, ठेका श्रमिक, हमाल आदि के लिए बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता, बच्चों हेतु छात्रवृत्ति,
प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, वैसे ही ई ठेला, ई रिक्शा सहायता, कोटवार, चरवाहा, दूध देने वालों के लिए साइकिल योजना एवं अन्य बीमा योजना का लाभ सरकार के द्वारा किया जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त सेवाएं भी हैं, जिनमें संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, भवन अन्य सन्निर्माण 1966, श्रम अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, बीड़ी सिगार अधिनियम, दुकान एवं स्थापना पंजीयन एक्ट 1958, समस्त श्रम अधिनियमों का एकीकृत रिटर्न। श्रमिक संघ द्वारा कल्याण कार्य, श्रमिक संघ भी जो श्रमिक होते हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। बच्चों के लिए विद्यालय का निर्माण, लड़कियों के लिए विद्यालय का निर्माण, छात्रावास, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वाचनालय, चिकित्सालय, स्त्री व बालक शिक्षा के कल्याण की स्थापना आदि संबंधी कार्य भी श्रमिक संघ द्वारा किया जाता है। स्वायत्त शासन एवं धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो कल्याण कार्य किए जाते हैं उसमें हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत क्षेत्र हैं जिसमें पाठशाला, वाचनालय, मनोरंजन गृह आदि की स्थापना की जाती है, जो कि श्रमिकों के कल्याण से संबंधित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी कल्याण कार्य किए जा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उस समय $20 लाख की व्यवस्था की गई थी मज़दूरों के लिए, मज़दूरों के सुधार के लिए। वैसे ही यूनिसेफ के द्वारा दूध वितरण, मलेरिया निवारण, दुर्भिक्ष निवारण, श्रमिक बस्तियों में ही ये सब कार्य किए जा रहे हैं। निष्कर्ष, श्रम कल्याण के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया, जिसने मूल्यांकन के आधार पर बताया कि श्रमिकों के विधान के अनुसार निर्धारित श्रम कल्याण सुविधाएं ठीक ढंग से और पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं की गई है। श्रम कल्याण से संबंधित कार्य तो हमारे यहाँ बहुत सारे किए गए। प्राथमिक उपचार के उपकरण, पेयजल, जलपान गृह, शिशु गृह, विश्राम गृह, इन सब का अध्ययन करने से यह पता चला कि ये श्रमिकों के कल्याण के लिए तो किए तो गए, लेकिन समुचित मात्रा में मज़दूरों का कल्याण नहीं हो पाया है और यह जो है अपर्याप्त है। तो इसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए, या फिर जो मज़दूर संघ हैं या सेवा योजक हैं उनको इसके लिए पहल करना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ औद्योगिक समाजशास्त्र, PC खरे एवं VC सिन्हा का मयूर प्रकाशन, और कुछ जो डाटाएं हैं वो छत्तीसगढ़ शासन की श्रम विभाग के साइट से लिया गया है। धन्यवाद।